हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं 8 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का मैथ पेपर का। ठीक है, इसमें सारे एक ही वीडियो में सारे 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक कार एक चौथाई दूरी 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक तिहाई दूरी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है और इसको 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करना है। ठीक है, देखिए, पहली दूरी तय करती है 1/4 मानी एक चौथाई यानी 1/4 दूरी तय करती है कितने कितने के स्पीड से 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी जो दूरी है वो तय करती है एक तिहाई दूरी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जो शेष दूरी बच जाती है यानी इसको दोनों को जोड़ के घटा लेंगे हम लोग एक में से तो कितना यानी 5/12 जो दूरी है वो कितना के स्पीड से तय करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 12, 4 3 और जो नीचे में 12 है इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाता है 12 आ जाता है। ठीक है, फिर आप देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो फ्रैक्शन में जो दूरी दिया हुआ है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में दूरी को। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे दूरी इज इक्वल टू पहला दूरी 4 3 12 यानी 3 हो गया। ठीक है, सेकंड जो दूरी है 3 चौके 12, 3 चौके 12 यानी 4 हो गया। और जो तीसरी जो दूरी थी 12 12 एकम 12 यानी 5 हो गया। ऊपर में 5 है इसलिए 5 हो गया। इसको हम कन्वर्ट कर लिए किस में, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहले का टाइम कितना लगता है, पहले का टाइम लगता है यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी पहली दूरी कितनी है 3 है और इसका स्पीड कितना था 48 किलोमीटर पर आवर था। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका टाइम 1/16। दूसरा का जो टाइम कितना हो जाएगा, दूसरे का डिस्टेंस है 4 और इसका स्पीड था 54 तो 4/54 यानी 2/27। ठीक है, तीसरे का टाइम कितना हो जाएगा, तीसरे का जो डिस्टेंस है 5 है और इसका जो टाइम कितना हो जाएगा 5/60। ठीक है ना, 5 12 60 यानी 1/12। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग टोटल टाइम निकाल लेंगे यानी 1/12 1/16। देखिए यहाँ पे 1/16 हो गया पहले का, दूसरे का 2/27 और तीसरे का 1/12। ठीक है, तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो तीनों को जोड़ने का तो कितना आ रहा है 95/432 घंटे। ठीक है, टोटल इतना आ रहा है। क्लियर है। अब हम लोग एवरेज में क्या होता है, एवरेज स्पीड का एवरेज जो स्पीड होता है उसका क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं यानी 3 4 और 5 टोटल डिस्टेंस हो गया, 3 4 और 5 टोटल डिस्टेंस हो गया और टोटल टाइम कितना है 95/432। तो यहाँ पे 95/432 इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग काट पीट कर लेते हैं 12/95 गुने 432। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 से कटाएंगे यहाँ पे 19 बार में जाएगा। देखिए 12/95 है, इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लिए हैं 95 से कटाने में दिक्कत होगा। यहाँ पे 432 है, यहाँ पे 95 कटना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 2 से 95 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का 2 ही रहने देते हैं। ठीक है ना, तो 19 दहा के 190 हो गया और 19 से यहाँ पे कटा लिया, 19 दूने 38, 5 43 5 और 2 बचा यहाँ पे, फिर 19 दूने 38, 38 4 वाले 14 बचा और 14 बचा यहाँ पे 1 दशमलव देंगे तो 19/95 19/94 133 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 133 फिर यहाँ पे 7 बचता है, 7 और 0 तो 19 के 19 19 38 19 का 76। ठीक है, तो यानी लगभग मान लेते हैं कितना बचेगा यहाँ पे 22.74। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 12 है यहाँ पे 2 है तो दोनों को काट के एक बार कर देते हैं, 24 से गुना कर देते हैं सारे में। ठीक है, यहाँ पे 22.7 और यहाँ पे 3 या 8 करके कुछ आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा 432 को 19 से तो इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 यहाँ पे है यहाँ पे 2 है, दोनों को काट के हटा देते हैं हम लोग तो 12 दूनी 24 यहाँ पे लिख लेते हैं और 26 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आता है 545.7
76, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 10 से, तो कितना आ गया 54.576, ठीक है। इतना किलोमीटर पर आवर मेरा एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ग्राहक को 10% की छूट देने के बाद 27.8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि ग्राहक को 10% की छूट देने के बाद 27.8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, कि जब यहाँ पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, यानी डिस्काउंट क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे, जितना भी डिस्काउंट बोलेगा 100 में से उतना माइनस कर देंगे। यहाँ पे 10 दिया हुआ है डिस्काउंट, तो 100 में से 10 माइनस कर दिए, कितना बचा 90%, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 27.8%। तो प्रॉफिट हो गया 100 में इसको जोड़ देंगे, तो 100 प्लस 27.8, तो कितना बच गया 127.8% हो गया। क्लियर है। देखिए यहाँ पे ये जो डिस्काउंट है यहाँ पे 90% इज इक्वल टू इसके बराबर कर लीजिए, 127.8% के बराबर कर लीजिए, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको सिंपली ऐसा करिएगा, तुरंत बन जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को 100% निकालना है, इसे क्या निकालना है मूल्य अंकित किया जाना चाहिए, यानी इसका मार्क प्राइस निकालना है। तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 127.8 बटे 90 गुने 100, ठीक है। इसको हम लोग काट पीट कर लेंगे तो कितना आएगा 142% आएगा, यानी हम लोग को जो इसका जो मार्क प्राइस होगा वो उसके सीपी से 142% ज़्यादा होगा, यानी मार्क प्राइस कितना कितना होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, तो 142 में से 100 को घटा लेंगे, यानी 100 कितना होता है मेरा 100 मेरा तो सीपी होता है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हम लोग को कितना ज़्यादा अति उसमें लगाना रखना पड़ेगा, तो 142 में से 100 को घटा लेंगे, यानी 42% हो जाएगा। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को इसको समझने में कहीं भी दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, वहाँ पे हम लोग आपको समझा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अंकिता और भाविता क्रमशः 44 दिनों और 66 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अंकिता को मान लिए ए, भाविता को मान लिए बी, ठीक है। तो ए जो है 44 दिनों में कार्य करती है और बी जो भाविता जो है वो 66 दिनों में काम करती है, ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 44 और 66 का एलसीएम हो जाएगा 22 दूनी 44 से 132, ठीक है। 132 हो गया, तो 44 तिया 132 और 66 दूने 132, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा 132 बटे 5, यानी 26.4 दिन में इतना काम वो पूरा कर सकती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यदि एक बेलन की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन 6063.75 है, यानी 75 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, ठीक है। इस बेलन बोल रहा है, बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इसको हमेशा आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है। कर्व्ड सर्फेस एरिया क्या होता है 2πrh, और वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो रेडियस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस हो गया यहाँ पे, और आयतन दिया हुआ है 6063.75 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हम आयतन को क्या लिख सकते हैं ऐसे, यानी पाई गुने r² इंटू एच, ठीक है। ये कितना के बराबर हो गया 63.75 बटे 100। इसको हम लोग यहाँ पे काट पीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दशमलव उड़ा यहाँ पे, तो एक कितना है 10 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर एक और दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है, नहीं एक 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे हम लोग कटा लेते हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, 10 10 ये 100 हो गया, इस 100 से सही कहीं ये कट गया, ठीक है, यानी 2 0 से ये 2 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 सतह 105, तो यहाँ पे 15 चौके 60,
फिर यहाँ पे 0, 15 चौके 60, फिर यहाँ पे 3 बचे 0, 15 दूने 30, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 चौके 60 हो गया, फिर यहाँ पे 6 आया, डिवाइड नहीं हुआ था, 0 पड़ा, तो 15 चौके 60 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 बचा, 3 यहाँ पे, यहाँ से 7 आया, 15 दूने 30, फिर यहाँ पे 15 बचे 75, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे हम कटा लिए 15 से, 15 7 105, तो यहाँ पे 15 दूने 30, फिर यहाँ पे कितना बचा, 104 बचा, तो 15 पे 75, 15 छक्के 90, 90 हो गया, यानी फिर यहाँ पे 14 बचा, 14 और 2 142, तो यहाँ पे 15 9 3500 यानी 135, तो 142 में से 135 जाएगा, बचेगा 7, 7 और 5 15 बचे 75, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 बचता है, 7 से हम कटाते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, 7 तिरका 21, फिर यहाँ पे कितना बचा, 5, 5 और 9, 7 बटे 56, 3 और 5, 7 बचे 35, कट गया। फिर इस 7 से कटाते हैं हम लोग, 7 बचे 35, फिर अब 3 और 5 बचे 7 बचे 35, यानी मेरा कितना काट पीट करने के बाद कितना आ रहा है, 55 बटे पाई, ठीक है। तो ये जो पाई है हम लोग नीचे लाते हैं, तो पाई बचेगा यहाँ पे, तो 22 बटे पाई का वैल्यू कितना होता है, 22 बटे 7, तो 55 बटे 22 बटे 7 करेंगे, तो इसको हम लोग काट पीट कर लेंगे, 11 दूने 22 और 11 बचे 55, यानी 7 बचे 35, मेरा हाइट कितना आया, 35 बटे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो 2 गुने पाई के 22/7 गुने आर कितना हो गया, 10.5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे रेडियस हो गया, यहाँ पे इसका हाइट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने कितना आएगा, 7 से कटाएंगे, यहाँ पे 7 दूनी, यहाँ पे कटा लेते हैं, देखिए यहाँ पे इस 2 को 10.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 10.5 गुने 2 21 आ जाएगा, और 7 तिरके 21 हो गया, ठीक है, और 22 तिया 66, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 21, 21 और 35 56, 56 बटे 2 यानी 2 28 56, ठीक है। अब 28 गुने 66 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इतना मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, ए बी और सी एक रेस्तरां शुरू करने के लिए निवेश करते हैं, कुल निवेश 5 लाख रुपए का था, और बी ने ए से 65,000 रुपये अधिक का निवेश किया, और सी ने बी से 35,000 कम निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 15,000 था, तो लाभ में ए का हिस्सा कितना था, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुल निवेश है मेरा, ए प्लस बी प्लस सी का निवेश कितना है, 5 लाख रुपया है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए का निवेश कितना है, एक्स मान लेते हैं, तो बी का निवेश कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 65,000, क्योंकि वो बी जो है वो ए से 65,000 रुपये ज़्यादा निवेश करता है, ठीक है। और सी का निवेश कितना हो जाएगा, सी जो है बी से 35,000 रुपया कम निवेश करता है, यानी बी का निवेश कितना है, इसमें से 35,000 घटा लेंगे, तो मेरा सी का निवेश निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए का निवेश, बी का निवेश यानी सी का निवेश कितना दिया, टोटल 5 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब सीनों को जोड़ लेते हैं, यानी एक्स प्लस 65,000 प्लस एक्स प्लस 30,000 इक्वल टू कितना के बराबर है, 5 लाख के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1x 2x और यहाँ पे 1x 3x प्लस और 65,000 प्लस 30,000 95,000 इज इक्वल टू 5 लाख, ठीक है। यानी 3x इज इक्वल टू 5 लाख में से 95 घटा लेंगे, तो कितना बचेगा, 4,05,000, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4,05,000 बट्टे 3, यानी 1,35,000 बचेगा मेरा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया, 1,35,000, यानी a का निवेश मेरा कितना है, मेरा a का निवेश कितना बचेगा यहाँ पे, 1,35,000, ठीक है ना। तो b का निवेश कितना हो जाएगा, यानी a के निवेश से 65,000 रुपये ज़्यादा, तो 1,35,000 प्लस 65,000 यानी टोटल 2 लाख रुपये, और c का निवेश कितना है, यानी 1,65,000, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1,35,000 था, यहाँ पे इसमें से 30,000 में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1,65,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो कुल लाभ मेरा आया कितना है, वर्ष के अंत में लाभ कितना मिल रहा है, 15,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो लाभ में ए का हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा कितना है, 1,35,000 बट्टे, यानी जितना वो निवेश किया रहेगा उसी रेशियो में ना उसको मिलेगा प्रॉफिट, तो इसलिए
1,35,000 बटे टोटल गुने 15,000, इसको हम लोग कटा लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको कटा लीजिएगा आप लोग, आराम से कट जाएगा। ठीक है ना, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिए। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट रहे हैं। ठीक है ना, तो 5 तियाँ 15 यानी 30 मतलब में कट जाएगा, 150 कट जाएगा। ठीक है ना, और इस 30 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 135 में, तो मेरा आ जाएगा 4,050 रुपये। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कितना है, 1 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दो व्यक्तियों ए और बी की आय का अनुपात 11:9 है और उनके व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 24 रुपये बचाता है तो ए की आय कितनी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ये इनका इनकम हो गया, ये इसका एक्सपेंडिचर यानी व्यय हो गया यानी खर्च हो गया, और ये इसका सेविंग हो गया। ठीक है, तो इनकम का अनुपात कितना दिया हुआ है, 11:9, 11:9, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 9:7। ठीक है, ये 9:7 हो गया। यदि 11 में से 9 यदि खर्च कर देता है तो बचाता कितना, 2 रुपया, यानी 9 में से 7 रुपया खर्च कर देता है तो कितना बचा, 2 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे बोल भी रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 24 रुपये बचाता है, यानी दोनों का जो बचत है सेम है, यानी यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यानी जो मेरा जो रेशियो का जो कैलकुलेशन है वो सही है। ठीक है, यानी 1-2 का मतलब कितना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए की आय कितनी है। ठीक है ना, यदि सेविंग 2400 रुपये है, यानी 2 का बात, यानी 2 का वैल्यू कितना है, 2400 है, तो हमको कितना का वैल्यू निकालना है, 11 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये 2 का वैल्यू 2400 रुपये है, तो 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2400 बटे 2 गुने 11, और 2 में से कटाएंगे 1200 हो जाएगा, 1200 गुने 11 यानी 13,200 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो बार वाला है, ये क्या बोलते हैं, बार वाला जो ऐड है। ठीक है ना, बार दिया हुआ है, यानी बार देने का मतलब क्या होता है, ये चीज़ हमेशा रिपीट होते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3-4 पे यहाँ पे बार है, यानी 3-4 3-4 3-4 करते 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 ऐसे रिपीट होते चला जाएगा। फिर यहाँ पे 1-2 पे बार है, यानी 1-2 1-2 1-2 1-2 करके इनफाइनाइट तक ये बार होते चला जाएगा, मतलब वह रिपीट होते चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस का आपको सम हो, ठीक है ना, तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जो जितना बार जो 4 और 5 है, 2 डिजिट का जो रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग 3 बार लिख लेंगे एक्स्ट्रा, यानी 3.2 4 5 एक बार, फिर 4 5 एक बार, फिर यहाँ पे 4 5 एक बार, यानी 1 2 3 बार हम लोग एक्स्ट्रा लिख लेंगे। ठीक है, इसमें ऐड करना है कितना, 1.234, तो 1.2 यहाँ पे 3-4 रिपीट हो रहा है, तो 3-4 को 3 बार लिख लेंगे, 3-4 3-4 3-4। ठीक है, फिर इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ऐड करने में कितना आ जाएगा, 5-4 9 4 3 7, 5-4 9 4 3 7, 5-4 9 4 3 7, और 2-2 4 3-1 4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से बोल रहा है कि 2.12 को घटाना है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग 2.12 को घटा लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 दोनों रिपीट हो रहा है, तो 1 2 को हम लोग लिख लेंगे 3 बार, 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, लेकिन एक बच जा रहा है 9, तो इसीलिए यहाँ पे फिर क्या आएगा 9, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग घटा लेते हैं, तो 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 गया 5, फिर 4 में से 1 गया 3। इसको हम लोग 3 बार लिखने से फ़ायदा ये हो रहा है कि हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा चीज़ रिपीट हो रहा है। तो इसमें देखिए 5 8 5 8 5 8, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी हम लोग को 5 और 8 पे सिर्फ बार लगाना है। ठीक है, यानी 2.358। ठीक है, और यहाँ पे बार किस पे लगेगा, 5 और 8 पे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक मेरा ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्नांकित तालिका का एक परीक्षा में 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाती है। देखिए ये जो है इसका ये अंक नहीं है, ठीक है, ये इसका प्रतिशत है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें इसी में सब लोग गड़बड़ हो जाते हैं। ये इसको क्या समझ लेते हैं, ये उतना अंक प्राप्त किया है, ये उतना अंक प्राप्त नहीं किया, ये उतना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है।
ठीक है। कोष्ठक में दी गई संख्याएं प्रत्येक विषय का पूर्णांक दर्शाती हैं, और ये सब विषय कितना है, पूर्णांक है, ठीक है। इतना अंक में से इतना प्रतिशत अंक इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए पूछ रहा है छात्र बी द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषय में प्राप्त औसत अंकों का छात्र ए द्वारा गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में विषयों में प्राप्त औसत अंकों से अनुपात कितना है। यानी बी के द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और गणित का, और छात्र ए के द्वारा गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान का अनुपात पूछ रहा है, दोनों के औसत का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बी का इंग्लिश में कितना मिल रहा है, बी को इंग्लिश में मिला है 92, यानी 100 का 92%, ठीक है। 92 मिला है तो 100 का 92 क्या हो जाएगा, 92 का 92 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है हिंदी में, हिंदी में कितना है, 100 में मिला है 85%, ठीक है। यानी 100 का 85%, 85 नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसको गणित, गणित में कितना मिला है, 94%, यानी 150 का निकालना है। अब 150 का यहाँ पे 94% निकालेंगे। अब अगर 100 का रहता तो सीधे 94 नंबर हो जाता, लेकिन कितना है, 150 में है, तो 150 का 94% यहाँ पे निकाल देंगे तो कितना आएगा, 141 आ जाएगा। क्लियर है। 50 दूनी 150, 50 दूनी 100, 50 तिहाई 150, और 2 से अब कटा लेंगे 47, और 47 दूना 94, 47 तिहाई 141। क्लियर है। यानी बी का जो मार्क्स आया यहाँ पे हम लोग पहले निकाल लिए, ठीक है। ये सब परसेंटेज मार्क्स था, और ये मेरा इतना अंक को प्राप्त किया, ठीक है ना। 100 में 92 अंक मिला था, 100 में 85 अंक मिला था, और इसको 150 में 141 अंक मिला था, ठीक है। अब हम लोग ए का निकाल लेते। देखिए ए का मैथ में कितना नंबर मिला है, देखिए ए को देखिए अब देखिएगा क्लियरली। देखिए ए को मैथ में पूछ रहा है, ए को मैथ में कितना मिला है, एक यहाँ पे 150 अंक को उसका टोटल है उसका, ठीक है ना। 150 में कितना मिला, ए को 92% मिला, तो 150 का 92% कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। क्लियर है। फिजिक्स में 120 है, 120 का 90%, यानी 120 का 90% कितना हो जाएगा, 108 नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में टोटल मार्क्स 120 है, और 120 में उसको कितना मिल रहा है, 85% मिल रहा है, ठीक है ना। तो 120 का 85% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 102 नंबर हो जाएगा। यानी ए को टोटल कितना मार्क्स मिला, मैथ में 138, फिजिक्स में 108 और केमिस्ट्री में 102 नंबर मिला, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, छात्र बी को इंग्लिश में, हिंदी में और मैथ में कुल अंक कितना मिलता है, 92 प्लस 85 प्लस 141, ठीक है ना। तो छात्र बी का इंग्लिश, हिंदी और मैथ में कुल अंकों का औसत कितना हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने का कितना आएगा, 318, ठीक है ना। और ये 3 सब्जेक्ट में है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका औसत कितना आ गया, 106, ठीक है। 106 नंबर इसका टोटल औसत आ गया। अब आते हैं छात्र ए का। छात्र ए का मैथ में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कुल अंक कितना मिल रहा है, 138 जोड़ 108 जोड़ 102, तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 348, ठीक है। तो इसका हम औसत निकाल लेंगे, तो औसत निकालने पे कितना आ जाएगा, 116, ठीक है। अब बोल रहा है कि छात्र बी का जितना भी सब्जेक्ट में जो अंकों का औसत है वो रेशियो छात्र ए का जितना भी सब्जेक्ट है उतने, जैसे मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितना उसको अंकों का औसत है, उस दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो यानी 106/116, ठीक है। तो 2 से कटा लेंगे, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10 और 2 अट्ठे 16, यानी 53/58 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें समानांतर लाइनों पर समान दिशा में 60 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, और तेज चाल वाली ट्रेन धीमी चाल की ट्रेन को चाल को 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि समान दिशा में, यानी अगर दोनों ट्रेन क्या हो, समान दिशा में हो, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। स्पीड उसका कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका इफेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा,
देखिए 60 किलोमीटर उसका है, एक का है 42 किलोमीटर, तो दोनों को घटा लेंगे तो घटाने के बाद कितना आएगा, 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 40 सेकंड दिया हुआ है, यानी इसको जो इसका जो स्पीड है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 18 गुने 5/18 यानी 18 से 18 कट गया, यानी 5 मीटर पर सेकंड मेरा इफेक्टिव स्पीड आया, ठीक है। और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 40 सेकंड दिया हुआ है। तो टोटल लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन, यानी जो दोनों ट्रेन है मेरा, ठीक है, दोनों ट्रेन का जो लंबाई कितना हो जाएगा, 40 में हम लोग इसके स्पीड से ये जो टाइम है इसमें हम लोग जिसका जो स्पीड आया उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 बच्चे 200 मीटर, ठीक है। ये मेरा दोनों ट्रेनों का लंबाई है, दोनों ट्रेन को मिला के लंबाई, ठीक है ना। और लेंथ ऑफ ईच ट्रेन बोल रहा है कि क्या है, दोनों समान लंबाई की है, यानी समान लंबाई की है, इसलिए मेरा लेंथ ऑफ ईच ट्रेन क्या हो जाएगा, 200/2 यानी 100 मीटर। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये सब प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग को याद रखना चाहिए हमेशा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करके बता दिया हूँ। यदि एक वृत्त ABCD चतुर्भुज की चारों भुजाओं को बिंदु PQR और S पर स्पर्श करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए हैं। देखिए ये मेरा फिगर हो गया, यहाँ पे ये मेरा सर्कल हो गया, और ये PQR और S पे टच करती है, ये जो मेरा चतुर्भुज है ABC और D, ठीक है। और हम लोग को एक चीज़ पता है कि यदि दो को जो मेरा एथी होता है, दो जो मेरा क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा होता है, ठीक है ना, अगर दोनों जाके एक जगह मिलती है तो दोनों जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो समान होती है, यानी AP इज इक्वल टू AS होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू AS हो जाएगा, AP इक्वल टू AS हो जाएगा, BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा, और यहाँ पे QC इज इक्वल टू RC हो जाएगा, फिर यहाँ पे DR इज इक्वल टू DS हो जाएगा, ठीक है। ये तो मतलब लोगों को पता है, ये जो बात आप लोग को है पता है आप लोग को, ठीक है। आ जाते हैं इसके आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे AP यहाँ पे है, ठीक है ना। AP और AS मेरा क्या है, मेरा दोनों सेम है, तो इसको हम लोग 2AP लिख सकते हैं, इस दोनों के सम को हम लोग 2AP लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे PB और BQ मेरा इक्वल है, तो इसको हम लोग PB और BQ के योग को हम लोग 2PB लिख सकते हैं, 2PB, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक वैसे ही RC और QC मेरा क्या है, मेरा दोनों इक्वल है, तो इसीलिए हम लोग 2RC लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे DR और DS दोनों का लेंथ इक्वल है, तो इसी को दोनों के सम को हम क्या लिख सकते हैं, 2DR लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब यहाँ पे AP PB BQ QC RC DR और DS और AS ये सारे को जब हम लोग जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। AD बोलिए या फिर DA बोलिए, क्लियर है। अब इसमें से हम लोग दो कॉमन ले लेते हैं, तो जो दो कॉमन लेंगे तो क्या बचा, AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे AP प्लस PB किसके बराबर है, AB के बराबर है, यहाँ पे AB लिख देंगे, और यहाँ पे DR प्लस RC, और यहाँ पे DR प्लस RC किसके बराबर है, DC के बराबर है, DC बोलिए या फिर CD के बराबर, या फिर CD बोलिए, ठीक है ना, CD के बराबर है। और यहाँ पे AP प्लस BC प्लस CD प्लस AD, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 2AB, और एक AB यहाँ पे दिया हुआ है इस साइड, तो ये जो AB है इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2CD, ठीक है ना, और इधर जगह जो CD है इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो 2AB में से 1AB चला गया, कितना बचा, 1AB, और 2 CD में से 1 CD चला गया तो यहाँ बचा 1 CD, क्लियर है। तो यहाँ पे BC प्लस AD बच गया यहाँ पे, ठीक है। 2AB में से 1AB चला गया 1AB, और यहाँ 2 CD में से 1 CD चला गया तो 1 CD बचा यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वल टू BC प्लस AD, क्लियर है। तो इससे मेरा क्या प्रूफ हो गया कि AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA, यहाँ पे DA दिया हुआ है, यहाँ पे AD लिखे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लोग DA और AD दोनों बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से प्रूफ भी हो गया, लेकिन आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में ए बी पैरेलल टू बी क्यू, ये जो मेरा जो ए बी है, ठीक है ना, ये पैरेलल है किसके, पी क्यू के, तो y माइनस टू एक्स का मान कितना होगा, तो y माइनस टू एक्स का मान कितना होगा, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए बी मेरा गिवन है, ठीक है ना, एंगल क्यू एम सी, तो इसलिए मेरा एंगल जो होगा क्यू एम और सी, और जो मेरा एंगल होगा बी ए और एम, ठीक है ना, बी ए एम जो होगा और जो मेरा एंगल होगा क्यू एम सी होगा, दोनों एंगल मेरा क्या होगा, कोरेस्पॉन्डेंस एंगल से मेरा इक्वल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे क्यू एम सी कितने का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 9 डिग्री, ठीक है ना, और बी ए एम का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है, 27 डिग्री दिया हुआ है, यानी एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 27 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल टू 18 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एंगल डी एम पी और एंगल क्यू एम बी, दोनों एंगल मेरा क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है मेरा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है ना, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल डी एम पी इज इक्वल टू एंगल क्यू एम बी, ठीक है ना, तो एंगल क्यू एम बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 87 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 87 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ए मेरा क्या है, सी ए क्या है मेरा, सी ए एक मेरा स्ट्रेट लाइन है, सी ए मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो यानी एंगल सी एम क्यू या फिर क्यू एम सी, एंगल क्यू एम सी या फिर सी एम क्यू बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे क्यू एम वाई, देखिए यहाँ पे होगा क्यू एम वाई नहीं होगा, यहाँ पे क्यू एम बी होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यू एम बी होगा, ठीक है। एंगल क्यू एम बी ठीक है, यहाँ पे एंगल क्यू एम बी और जोड़ y, यानी ये जो एंगल है बी एम ए जो एंगल है इसका वैल्यू दिया हुआ है y, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है y, यानी ये एंगल और ये एंगल तीनों एंगल जब हम जोड़ेंगे तो सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है ना। सी एम क्यू का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 27 डिग्री, क्यू एम बी का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 87 डिग्री, और एंगल y दिया हुआ है और मेरा एंगल y दिया हुआ है कितना, और मेरा एंगल y दिया हुआ है, नहीं एंगल y हम लोग को दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, एंगल y को हम लोग को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्यू एम सी या फिर सी एम क्यू हो गया 27 डिग्री, क्यू एम बी हो गया 87 डिग्री, और एंगल y का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस इस दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना बचेगा, 114 डिग्री, ठीक है ना, तो 180 में से 114 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 66 डिग्री, ठीक है, यानी मेरा y का वैल्यू कितना आ गया, 66 डिग्री आ गया, और x का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 18 डिग्री, ठीक है ना, y मिल गया मेरा और x मिल गया, ठीक है ना। तो ये जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है y माइनस 2x, इसका वैल्यू लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, y माइनस यानी y का वैल्यू कितना, 66 माइनस 2x और 2 गुने 9 यानी 2 गुने 18, ठीक है, तो कितना हो गया, 66 माइनस 36, यानी इसका आंसर हो गया 30 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 24,000 को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है।
और इसको निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करना है, ठीक है ना। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक है। क्या है ये? अर्धवार्षिक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होती है तो इसका दर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, यानी 6% हो जाएगा, और समय दुगुना हो जाता है। तो समय यदि क्या है मेरा 2 वर्ष पहले से है तो ये मेरा कितना हो जाएगा? दुगुना, यानी 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हम लोग को 24,000 का 6% के हिसाब से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है ना। तो जब भी मतलब 3 वर्ष से ज़्यादा हो तो उसका हम लोग क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? रेशियो मेथड का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। यदि अगर 2 साल का अगर हम लोग को ब्याज निकालना होता तो इसका रेशियो मेथड क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। 3 साल का होगा तो 3:1 हो जाएगा। अगर 4 साल का होगा तो 4:6 यानी 4:6 ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 24,000 जो मेरा है, ठीक है ना, ये देखिए ये जो मेरा 24,000 है, 24,000 का 6% कितना हो जाएगा? 1,440 रुपया, ठीक है ना। फिर इस 1,440 का 6% कितना हो जाएगा? 87 रुपया। और ये 87 रुपये का 6% कितना हो जाएगा? 1 रुपये के आसपास के करीब आएगा, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है? और फिर 1 रुपये का को निकालना है 6%, तो बहुत कम हो जाएगा, तो उसको ना ही के बराबर मानते हैं, ठीक है ना, इसको हम छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे 1440 गुने 4 करेंगे 5760 रुपया आ जाएगा। 87 गुने 6 करेंगे तो 522 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। 1 गुने 4 करेंगे तो मेरा 4 रुपया हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो उसको हम लोग ना के बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इस तीनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आता है? 6286 रुपया, यानी 6286 रुपये से थोड़ा सा अधिक होगा, थोड़ा सा और अधिक होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6286 से थोड़ा सा अधिक कौन है इसमें? यही है ऑप्शन नंबर 3, 6299 रुपया, ठीक है ना। इसमें हम लोग को ज़्यादा क्या बोलते हैं, दशमलव वगैरह के चक्कर में पड़ना नहीं है, ठीक है ना। इसमें हम लोग को अप्रॉक्स आंसर निकालना है, फिर अपने हम लोग को माइंड से इसका जो आंसर है इसको हम लोग को कैलकुलेट करके हम लोग को आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग दशमलव में जाएंगे फिर हम लोग का टाइम उसमें ज़्यादा लैप्स होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वार्षिक ब्याज दर पर किसी धनराशि पर 10 वर्षों में मिला साधारण ब्याज उसी राशि का 5/8 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें टाइमलाइन दिया हुआ है कितना? 10 वर्ष का, और मिला साधारण ब्याज उसी राशि का 5/8। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि साधारण ब्याज उसी राशि का, ठीक है ना, तो जहाँ भी राशि का यहाँ पे आ जाए ना, तो का के पहले का जो होता है, का के पहले का जो भी होगा, ठीक है ना, यहाँ पे तो वो मेरा नीचे वाला हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? नीचे का ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 8 और ऐसा ही हो जाएगा उसके ऊपर वाला 5, ठीक है। तो हम लोग को रेट निकालना है, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो राशि है मेरा, राशि का बोल रहा है, यानी जहाँ भी का के पहले वाला जो मेरा वर्ड होगा, ठीक है ना, वो नीचे वाला होता है, यानी इसका जो हर होता है वही हो जाता है, ठीक है। यानी इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, राशि का मतलब हो गया क्या? प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है ना। तो मूलधन मेरा 8 हो जाएगा, और मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मेरा 5 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे हम लोग को रेट निकालना है, तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 10 ढाई 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, यानी 25/4, यानी 6.25% मेरा क्या हो जाएगा? इसका 6.5% मेरा इसका रेट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104 मीटर कपड़ा बेचने पर किसी को 13 मीटर के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 104 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी एसपी ऑफ 104 मीटर कपड़ा, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको लाभ कितना का हो रहा है? 13 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। यानी जो मेरा 104 मीटर का जो एसपी है, उसमें से यदि हम लोग 104 मीटर का जो सीपी को घटा देंगे तो मेरा किसके बराबर मेरा लाभ आएगा? तो मेरा एसपी ऑफ 13 मीटर, यानी 13 मीटर के
13 मीटर कपड़ा को बेचने पर जितना लाभ मिलता है, ठीक है ना। यानी 104 मीटर का एसपी माइनस 104 मीटर का सीपी इज इक्वल टू 13 मीटर का एसपी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो 104 एसपी ऑफ 104, ठीक है ना। इस यहाँ पे जो 13 मीटर वाला जो एसपी है इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं। एसपी ऑफ 13 मीटर इज इक्वल टू सीपी ऑफ 104 मीटर। क्लियर है। फिर यहाँ पे इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यानी एसपी ऑफ 91 मीटर कपड़ा इज इक्वल टू सीपी ऑफ 104 मीटर कपड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऑफ हटा करके सीधे लिख लिए हैं, एसपी और सीपी लिख लिए हैं यहाँ पे। तो यानी 91 एसपी इज इक्वल टू 104 सीपी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एसपी यहाँ पे सीपी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी एसपी यहाँ पे है और सीपी को नीचे ले आते हैं। तो एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 104/91, ठीक है। यानी मेरा इसका मतलब क्या हुआ कि एसपी मेरा 104 रुपया हुआ और सीपी मेरा 91, ठीक है। यहाँ पे रुपया बोल लीजिए या फिर यहाँ पे मीटर बोल लीजिए, ठीक है ना। 104 मीटर जो मेरा जो कॉस्ट यानी जो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा 104 मीटर का, ठीक है ना, वो इतना हो जाएगा। और सीपी का और मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा मेरा 91 मीटर का, ठीक है ना। यानी 91 मीटर कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है ना, तो हमको 104 मीटर का जो कपड़ा बेचने पे जो लाभ होता है उतना का लाभ मिलेगा आपको, ठीक है ना। और हम लोग को लाभ पता है कितना, 13। देखिए यहाँ पे एसपी तो दिया ही हुआ था और लाभ दिया हुआ था, और हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए, ठीक है। हमको तो हम लोग क्या निकालना था, सीपी निकालना था। तो यहाँ पे जो सीपी मिल गया कितना हो गया, मेरा 91 हो गया, ठीक है। तो लाभ मेरा 13 है, सीपी मेरा 91 है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 13/91 गुने 100। तो 13 से 91 और यहाँ पे 14.2/7%, ठीक है। दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। एक जोकर की टोपी एक ऐसे शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है। इस तरह की 14 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। देखिए शंकु को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं, ठीक है। और कोन का जो मेरा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। पाई आर इंटू आर प्लस पाई आर इंटू आर प्लस एल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मेरा जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। एल क्या होता है मेरा, स्लैंट हाइट है या फिर तिरछा हाइट बोलते हैं उसको, यानी तिरछी ऊंचाई। क्लियर है। तो जो मेरा तिरछी ऊंचाई का जो फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256, और एच स्क्वायर हो जाएगा मेरा 63 का स्क्वायर यानी 3969, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 4225 आ जाएगा, ठीक है ना। और 4225 का जब हम लोग रूट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 65 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम लोग का एल निकल गया 65, ठीक है। हम लोग इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा इसको हम लोग निकाल देंगे, ठीक है ना। देखिए जो मेरा जो टोपी होता है, टोपी में नीचे तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जो भी लगा हुआ था उसके ऊपर में लगा होता है, ठीक है ना। यानी जो ऊपर में लगा होता है और जो नीचे का जो हम लोग छोड़ देते हैं बेस का, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ना कि टोटल सरफेस एरिया। तो इसीलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि टोपी में लगे कपड़े का जो भाग होगा वह कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके बराबर होगा, ठीक है। इसमें हम लोग टोटल सर्विस एरिया नहीं निकालना, क्योंकि हम लोग जो मेरा जो टोपी होता है वो नीचे में कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है ना। इसका जो बेस होता है, बेस में कुछ नहीं लगा होता, सिर्फ ऊपर नहीं लगा रहता है चारों तरफ से। तो वो मेरा क्या होता है, वो मेरा कहलाता है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है। क्लियर है। तो इसका हम निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा हो जाएगा 22/7, यानी पाई आर एल हो जाएगा 22/7। आर कितना है 16 और एल कितना आया मेरा 65 आया था, ठीक है। एल यहाँ पे निकाले तो 65 आया था मेरा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो मेरा हो गया एक टोपी के बराबर हो गया। ये जो मेरा क्या आया,
एक टोपी में जितना कपड़ा लगा उसका आ गया, ठीक है। तो लोगों को कितना निकालना है, 14 टोपी बोला हुआ था, ठीक है ना। तो 14 टोपी में लगे कपड़े कितना हो जाएगा, तो 14 टोपी में लगे कपड़े हो जाएगा 22/7 गुने 16 गुने 65, यानी जितना आया है मेरा उसमें 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखे क्योंकि हमको आगे मल्टीप्लाई करना ही है, तो एक ही साथ करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था इसको। तो 7 दूनी 14 हो गया और 2 गुने 65 कितना हो जाएगा, 130 हो जाता है। तो इसको काट दिए हम लोग, यहाँ पे दोनों के बदले में 130 लिख दिए, ठीक है ना। अब पूरा को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 16 दूने 32 के 2 हाथिल 3, 16 दूने 32 3 35, ठीक है ना। फिर इसको गुना कर देंगे 130 से। तो 13 दूने 26 के 6 हासिल 2, 13 5 65, 65 2 67 के 7 हासिल 6 और 13 3 39, 39 से 6 45 और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे आ गया। यानी 45,760 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको कपड़ा का जरूरत पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति ने 72,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 12% के लाभ पर और गाड़ी को 7.5% की हानि पर बेचा और पूरे सौदे में उसको 3.875% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना था, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे घोड़ा और गाड़ी का जो है अलग अलग क्रय मूल्य यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। एक ही साथ में है, यानी 72,000 में दोनों खरीदता है, घोड़ा भी खरीदता है और एक गाड़ी भी खरीदता है, ठीक है ना। और घोड़े को बेचता है कितना के लाभ पे, 12% के लाभ पे बेचता है और गाड़ी को बेचता है 7.5% की हानि पे बेचता है, ठीक है ना। तो इसके पूरे सौदे में उसको कितना का लाभ हुआ, 3.875% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो एक जो मेरा जो ट्रेडिशनल मेथड है, ऐसे करके मानना कि घोड़े का सीपी इतना है, गाड़ी का सीपी इतना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक्स का 112% प्लस इतना का, इसे करके हम भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक जो है बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको आसानी से भी कर सकते हैं दूसरे मेथड से। यानी दूसरा मेथड क्या है मेरा, यानी मिक्सचर और एलिगेशन का जो मेथड है, ठीक है। यानी घोड़ा का कितना हो गया 12% के लाभ पे, यानी 112% हो गया। और गाड़ी में क्या कह रहा है कि 7.5% की हानि पे, यानी 100 में से 7% घटा लेंगे तो कितना आएगा 92.5%, ठीक है ना। और फिर बोल रहा है कि पूरा दोनों को मिला करके, दोनों को जो घोड़ा और गाड़ी को जो बेचने में दोनों को सौदा हुआ, उसमें उसको कितना का प्रॉफिट होता है, तो टोटल प्रॉफिट होता है 3.875 का। तो 100 में हम लोग जोड़ देंगे 3 को, तो 103.875 हो गया। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग काट पीट लेते हैं। यहाँ पे 112 है, 103 है, इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा 8.125 आ जाएगा। यहाँ पे 103 है, यहाँ पे 92 है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 11.375 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको कटा लेंगे। यहाँ पे 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव मेरा कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कटा लेते हैं 25 से, तो 25 चौके 100, 13 37, 25 5 125, 25 12, यानी 25 5 125, यानी 455 हो गया। यहाँ पे 25 3 75, 75 6 81, 6 और 2 25 2 50, फिर 12 बचा, यहाँ पे 5 125, 25 5 125, ठीक है। फिर यहाँ पे कटा लेते हैं 5 9 45 और 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और 5 25, फिर कट जाएगा मेरा 13 से, 13 7 91 और 13 5 65। यानी मेरा जो घोड़ा और जो गाड़ी का जो मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका रेशियो कितना होगा 7:5 होगा, ठीक है। यानी घोड़ा और गाड़ी का दोनों का जो कॉस्ट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा दोनों को मिला करके, और जो 12 मेरा किसके बराबर हो जाएगा 72,000 के, ठीक है ना। और हमको निकालना कितना है, केवल घोड़ा का क्रय मूल्य निकालना है, एनसीपी निकालना है। तो घोड़ा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा केवल मेरा। तो 72,000 बट्टे 12 और घोड़ा कितना 7 है तो गुने 7, तो 12 छक्के 72,000 और 6 गुने 7 कितना हो जाएगा 42,000, जो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मशीन का अवमूल्यन 12% प्रति वर्ष की दर से होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,16,160 रुपये है तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना था, ठीक है ना। देखिए 2 वर्ष पहले बोल रहा है, यानी 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 12% की प्रति वर्ष की दर से इसका अवमूल्यन हो रहा है, मूल्य ह्रास हो रहा है, ठीक है।
देखिए एक तो मेरा ये एक मेरा मेथड ये है, ठीक है ना, एक मेथड मेरा ये है और दूसरा मेथड ये भी, इसे भी निकाल सकते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग लगा के इसको लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और सबसे आसान मेथड यही है, ये वाला, ठीक है, क्लियर है। इसमें हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग पुट करके निकालते हैं, ये भी वैसे ही निकल रहा है लेकिन इसका थोड़ा सा वे चेंज है, यानी दूसरे तरीके से है, ठीक है। ये भी उसी तरह से निकल रहा है लेकिन इसका जो तरीका है वो अलग है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है डायरेक्टली उसमें पुट करके तब निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसका वर्तमान मूल्य कितना है, 1,16,160 रुपया, और इसका अवमूल्यन का दर कितना है 12%, और 12% को फ्रैक्शन में लिखते हैं कितना हो जाएगा 3/25, ठीक है ना। 12% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/25, और 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना होगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। देखिए पहले कितना था 25 था और वर्तमान में अब कितना हो गया 22 रुपया, यानी घट गया, ठीक है। 2 वर्ष पहले, ये 2 वर्ष पहले का है, 2 वर्ष पहले मेरा, ये 2 वर्ष पहले का, 2 वर्ष पहले मेरा 25 था उसका मूल्य, अब मेरा हो गया उसका 22 हो गया, ये पहले साल का हो गया, ये क्या हो गया, देखिए ये मेरा पहले वर्ष का हो गया, ठीक है, ये मेरा दूसरे वर्ष का हो गया, ठीक है। पहले वर्ष का हो गया 25, ठीक है ना, पहले वर्ष का 25 और इसका वर्तमान में कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के अंत में 25 था मेरा, दूसरे वर्ष की शुरुआत में इतना था और दूसरे वर्ष के अंत में 22 हो गया, ठीक है ना। तब 25 गुने 25 कितना हो गया 625 और 22 गुने 22 484, ठीक है ना। यानी मेरा वर्तमान का जो मेरा वैल्यू तो दिया हुआ है, वर्तमान का तो वैल्यू मेरा दिया हुआ है यहाँ पे, वर्तमान का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 1,16,160 रुपया, ठीक है ना। तो जो मेरा 484 है वो किसके बराबर है 1,16,160 रुपये के बराबर है मेरा, ठीक है ना। तो पहले मेरा कितना था 625 और हम लोग को 625 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 484 इज इक्वल टू 1,16,160 रुपया, तो 625 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग काटपीट कर लेंगे, ठीक है। आप लोग काटपीट करिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.5 लाख रुपया आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने काटपीट किया है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, यदि 6 का पावर x प्लस वाई इक्वल टू 216 और 5 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3125 है, तो x प्लस 2y का मान कितना होगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। 6 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 216, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 का पावर x प्लस वाई है यहाँ पे, तो 6 का 216 क्या है 6 का मेरा क्यूब होता है, तो 6 से 6 मेरा कट गया, ठीक है। तो यानी x प्लस वाई कितना आया 3 आया, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे 5 का पावर x माइनस वाई है इक्वल टू 3125 है, यानी 5 के पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3125 दिया हुआ है, तो ये मेरा 3125 किसके बराबर होता है 5 के पावर 5, यानी 5 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू 5 के पावर 5, ठीक है। तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने से क्या मिलेगा भाई x का वैल्यू निकल जाएगा मेरा 4 और y का वैल्यू निकल जाएगा मेरा -1, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल गया मेरा 4 और y का वैल्यू निकल गया मेरा -1, तो x प्लस 2y का वैल्यू निकालना है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 गुने -1, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मिश्र धातुओं में चांदी और तांबे का अनुपात कितना है 5:3 है और 6:5 है। चांदी और तांबे का है 3:2 के अनुपात में नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। यानी दो मिश्र धातु में चांदी और तांबे का अनुपात इतना इतना है और चांदी और तांबे के
3:2 के अनुपात में नई मिश्र धातु बनाने के लिए दोनों मिश्र धातुओं का किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एलिगेशन से, ठीक है ना। पहला जो मिश्र धातु है इसमें जो सिल्वर और कॉपर का जो थी रेशियो कितना है, 5:3 है। और सेकेंड मिश्र धातु में सिल्वर और कॉपर का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5, ठीक है ना। और मेरा जो नया मिश्र धातु बन रहा है उसमें कितना चाहिए, 3:2 चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करते हैं एलिगेशन मेथड में कि या तो हम लोग सिल्वर का ले लेते हैं या फिर हम लोग कॉपर को मान लेते हैं, ठीक है। किसी एक को लेकर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिल्वर का मान लिया हूँ, ठीक है ना। तो सिल्वर का कितना हो जाएगा, सिल्वर का क्वांटिटी हो जाएगा 5/8, 5 टोटल, यानी 5/8 हो गया सिल्वर का पहले मिश्र धातु में। और दूसरे वाले मिश्र धातु में क्या हो जाएगा, 6/11, ठीक है। और नया जो मिश्र धातु बनेगा उसमें क्या हो जाएगा सिल्वर का मात्रा, यानी 3 × 2 = 5, यानी 3/5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये 5 × 5 = 25 और 8 × 3 = 24, यानी ये वाला मेरा बड़ा है ये वाला, तो इसमें से इसको घटा लेंगे। तो घटाने पे कितना आ जाएगा मेरा, तो 5 × 25 और 8 × 3 = 24, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, एक मिनट यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं गलती कर दिया हूँ क्या यहाँ पे। 5/8 है, यहाँ पे 3/5 है, 5 × 25 और 8 × 3 = 24, ठीक है ना। तो यहाँ पे घटेगा कितना लगेगा, यहाँ पे आएगा मेरा यहाँ पे आएगा मेरा 1/40, ठीक है। 5 × 25 और 8 × 3 = 24, यानी 1/40 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 5 × 6 = 30 और 11 × 3 = 33, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 5 × 6 = 30 और 11 × 3 = 33, यानी यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3/11 = 55, यानी जब हम लोग इसमें से जब हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3/55 आएगा, ठीक है ना। और जब हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरा आएगा 1/40, ठीक है। ये सारा गलत हो गया ये सब, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना हो गया, इसको हम लोग काट पीट कर लेते हैं। 5 × 11 = 55 और 5 × 8 = 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 3 = 24, रेशियो 11 × 11, यानी 24/11 मेरा इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। क्लियर है इसमें। देखिए आगे देख लेते हैं, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों के 54% वोट मिले और 8% वोट अवैध पाए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो विजयी प्रत्याशी को कितने मतों से जीता, ठीक है। तो विजयी जो प्रत्याशी था वो कितने मतों से जीत गया। तो मान लेते हैं कुल मत कितना है, 100% है, ठीक है ना। सारा परसेंटेज में दिया हुआ है, 100% मान लेते हैं। और 8% वोट अवैध हो गया तो बचा कितना, 92%, यानी वैध मत 92% हो गया। और जीतने वालों को मिलता है 54%, तो हारने वालों को कितना मिलेगा, 46% मिलेगा, ठीक है ना। तो 92 का 54% मिलता है किसको, जीतने वाले को, ठीक है ना। यानी 92 का 54% बराबर कितना हो जाएगा, 1242/25, और 92 का 46% कितना हो जाएगा, 105, यानी 1058/25, ठीक है ना। 92 का 46% कितना हो जाएगा, 1058/25, ठीक है। इसको आप यहाँ पे काट पीट कर लीजिएगा, यहाँ पे कटाया है कितना से, 4 × 25 = 100 और 4 × 23 = 92, ठीक है ना। और 23 × 54 कर लिए तो कितना आएगा, 1242/25 आएगा यहाँ पे। फिर 4 × 25 = 100, 4 × 23 = 92, 23 × 46 करके तो 258 आएगा मेरा, 258/25, ठीक है ना। यानी 92 का 54% मेरा इतना आ गया और
92 का 40% मेरा इतना आ गया। अब मेरा बोल रहा है कि विजयी प्रत्याशी कितने मतों से जीता, तो जीतने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है ना। यानी मेरा कितने मतों से जीता है वो 184/25% मतों से वो क्या करता है, वो जीत जाता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि 100% जो मत था मेरा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा कुल मत दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा दिया हुआ है कुल मत दिया हुआ है, ना कि मेरा वैध मत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कुल मत मेरा 100% था, माना कि 100% मत बराबर कितने, 100% मत कितने के बराबर है, 75 के। तो 184/25% मत मेरा किसके बराबर हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा, तो यानी 100% इज इक्वल टू 7500। तो 184/25% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 7500/100 गुने 184/25। यहाँ पे इसको हम कटा लेंगे, 200 से 200 कट गया, यहाँ पे 25 दिया 75 और 3 गुने 184 यानी 552। यानी 552 मत से विजयी जो प्रत्याशी था वो जीत जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन और राजेश की आय का अनुपात कितना है, 11:13 है। यदि पवन की आय में 17% की वृद्धि हो जाती है और राजेश की आय में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उनकी आय का नया अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो पवन का कितना है 11 है और राजेश का कितना है 13, ठीक है। तो पवन का 17% वृद्धि होता है और राजेश का 10%, ठीक है ना। तो 11 का 17% यानी 117% जब वृद्धि हो जाएगा तो उसका आय कितना हो जाएगा, तो 11 का 117%, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कटा लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कटाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इधर जो आएगा दोनों को हमको रेशियो निकालना पड़ेगा ना, तो दोनों को काट पीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कटाएंगे तो डेसिमल में चला जाएगा, फिर बाद में कटाएंगे तो फिर से हम लोग को वही झमेला हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए, मैं देखना पे जितना भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है सारे में मैंने काट पीट वाला काम लास्ट में किया है, ठीक है। जहाँ पे झमेला वाला काम है, जहाँ पे ज़्यादा कट पीट का वहाँ पे डेसिमल आने का चांस है, वहाँ पे मैंने काट पीट नहीं किया है, उसको मैंने लास्ट में सॉल्व किया है ताकि वो आराम से कट जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 11 का 117% हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 13 का 110%, यानी क्या यहाँ पे 10% बढ़ रहा है, तो 13 का 110% कितना हो जाएगा, 13 का 110/100। क्लियर है। अब दोनों को कटा लेते हैं, दोनों का हम लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे 100 से 100 कट गया यहाँ पे, ठीक है ना, और 13 9 1700, 13 9 1700 हो गया, और 11 दहा के देखिए 200 से 200 कट गया, और यहाँ पे 11, 200 से 200 कट गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 13 9 1700 और 11 दहा के 110 हो गया, ठीक है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे मैंने कटाया दूसरे तरीके से, ये माउस कहाँ चला गया, देखिए यहाँ पे मैंने इसको कटाया दूसरे तरीके से है, इसलिए आप लोग समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये सही था, ठीक है। यहाँ पे एक ही होगा। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य मैंने कटा लिया था, और 10 दहाइयाँ 100, ठीक है। यहाँ पे ये 1 शून्य से 1 शून्य कटा लिया, यहाँ पे 10 दहाइयाँ 100 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये 11 से 11 कट गया, और 13 9 1700, ठीक है। क्या हो गया, 13 9 1700 बचा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 9/10 यहाँ पे 1 आ गया, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा 9:10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को मैं फिर से करके दिखाया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 का 117/100 हो जाएगा, 13 का 110/100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यहाँ पे बचा 10, तो 10 दहाइयाँ 100 हो गया यहाँ पे, 13 9 1700, ठीक है ना। और यहाँ पे 11 से 11 कट गया यहाँ पे, तो क्या बचा मेरा 9/10 बचा मेरा, यहाँ पे 1 बचा मेरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 एकम 9, 10 एकम 10, ठीक है, यानी 9:10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ट का, है ना।
यहाँ पे दिया हुआ है, दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू खर्च को प्रतिशत में दर्शाता है। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। परिवार की कुल आय कितनी है? 75,800, ठीक है ना। तो परिवार का खर्च यहाँ पे सबका यहाँ पे दिया हुआ है कलर्ड में, ठीक है। भोजन पे कितना खर्च होता है? 30% होता है। घर के किराया पे कितना होता है? 10% होता है। बच्चों की शिक्षा पे होता है मेरा 25%। मेडिकल पे 10%, प्रोविडेंट फंड पे 15% और इंटरटेनमेंट पे 10%। तो बोल रहा है भविष्य निधि, ठीक है ना। भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड की कटौती और घर के किराए के भुगतान का योग, यानी घर का जो हाउस रेंट और प्लस पीएफ दोनों में कितना खर्च होता है? तो 15% प्लस 10% यानी 25%। सॉरी, देखिए यहाँ पे ये पीएफ हो गया 15% और हाउस रेंट हो गया मेरा 10%, ठीक है ना। तो दोनों में टोटल कितना खर्च हो गया? पीएफ और हाउस रेंट मिला करके टोटल 25%। और फूड एक्सपेंस कितना है मेरा? भोजन पर हुए खर्च कितना है? फूड एक्सपेंस मेरा है 30%। फूड एक्सपेंस हो गया मेरा 30%, ठीक है ना। तो जो फूड एक्सपेंस है वो पीएफ और एचआर से कितना ज़्यादा है? 30 में से 25 को हटा लेंगे तो कितना है? 5% मेरा जो फूड एक्सपेंस है वो पीएफ और एचआर से 5% ज़्यादा है। यानी जो फूड पर जो खर्चा है वो ज़्यादा है पीएफ और एचआर से। हमें पूछ क्या रहा है ये देख लीजिए पहले कि भविष्य निधि की कटौती और घर के किराए के भुगतान का योग भोजन पर हुए खर्च से कितना अधिक या कम है, ठीक है ना। यानी जो पीएफ और एचआर का जो खर्च है वो फूड एक्सपेंस से ज़्यादा है या कम है? यानी तो फूड एक्सपेंस से क्या है मेरा? कम है ना। फूड एक्सपेंस ज़्यादा है मेरा और पीएफ और एचआर मेरा कम है। यानी फूड एक्सपेंस ज़्यादा है मेरा, पीएफ और एचआर मेरा कम है। तो यहाँ पे कितना कम है? तो 5% कम है मेरा, ठीक है ना। 30% में से 25% घटा लेंगे, कितना बचेगा? 5% बचेगा। तो मेरा पीएफ और एचआर का जो कॉस्ट होगा वो मेरा 5% कम है। किससे? फूड एक्सपेंस से, ठीक है ना। तो इसी 5% का हम लोग को वैल्यू निकाल लेना है। 75,800 मेरा दिया हुआ टोटल उसका इनकम, ठीक है ना। इसी इनकम का 5% वो खर्च कर रहा है, 5% कम खर्च कर रहा है वो पीएफ और एचआर पे। यानी 200 से 200 कट गया और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3,790 रुपये कम है, ठीक है ना। कितना कम खर्च कर रहा है फूड एक्सपेंस से? तो 3,790 रुपया वो पीएफ और एचआर पे इतना कम कर रहा है खर्च, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि जी वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1474, 1859 और 2244 को भाग देने पर समान शेषफल 11 बचता है तो जी के अंकों का योग कितना होगा, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है समान शेषफल वाला, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम लोग? अगर यहाँ पे समान शेषफल दिया हुआ है तो पहले उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। 1474 में से 11 को माइनस कर लेंगे, 1859 में से 11 को माइनस कर लेंगे, 2244 में से 11 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इतना मेरा आ गया यहाँ पे। यानी इसमें में से माइनस करने पे 1463, 1848 और 2233, ठीक है ना। और इसी का जो HCF होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। इसी का जो HCF होगा वो क्या होगा? जो मेरा वो जी निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी वो सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें इतना को भाग देने पे मेरा समान शेषफल 11 बचेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसको डायरेक्टली इसका HCF निकाल लीजिए या फिर इस मेथड से भी आप लोग HCF इसका निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? 1848 में से 1430 को घटा लेते हैं, ठीक है ना। यानी इसका जो HCF होगा या तो ये होगा या फिर इसी का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। क्लियर है? मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता, 385 से बड़ा इसका HCF नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसी 385 से हम लोग डिवाइड करके हम लोग पहले देख लेते हैं। तो 385 में डिवाइड कर लेंगे 1463 को, कितना आ जाएगा? इसका शेष बचेगा 300 वाट। फिर 300 वाट को भाग करेंगे 385 को तो आएगा मेरा 77 से मेरा कट जाएगा। यानी मेरा जो HCF होगा कितना हो जाएगा? HCF मेरा 77 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग HCF अपने मन से अपने मर्जी से निकाल सकते हैं जैसे मन करे, ठीक है ना। मैंने ऐसे निकाला है तो इसका HCF कितना होगा? 77 हो गया। और तो फिर बोल रहा है कि जी का योग, यानी जी का जो संख्या है, जो अंकों का जो योग होगा उसका योग निकालना है। देखिए जी का संख्या कितना है? 77 है और इसके अंकों का योग पूछ रहा है। तो 7 + 7 कितना हो जाएगा? 14,
देखिए आप क्या बोल रहा है कि जी के अंकों का योग कितना है, ठीक है ना। जी जो संख्या मेरा आया उसमें जो अंक है उसका योग कितना हो जाएगा, तो 7 + 7 14, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 से 98 के बीच की उन संख्याओं का औसत कितना है जो 9 से विभाज्य है, ठीक है ना। 20 और 98 के बीच उन संख्याओं का औसत निकालना है जो 9 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो 20 के बाद पहली जो संख्या होगी जो 9 से विभाज्य होगी वो कौन सी हो जाएगी, 27। और 98 के पहले अंतिम जो संख्या होगी जो 9 से विभाज्य होगी वो कौन सी हो जाएगी, 90, ठीक है। तो 20 और 98 के बीच कुल कितनी विभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, टोटल 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, वो जो भी संख्या विभाज्य 8 संख्या है उनका योग कितना हो जाएगा, 8/2 प्लस पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, ठीक है। तो 2 चौके 8 गुन्ने इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 117। 117 गुन्ने 4 यानी 468, यानी 8 संख्याओं का योग कितना हो गया, 468 रुपये हो गया। नहीं रुपया नहीं, 468 हो गया। 8 संख्याओं का योग कितना हो गया, 468, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका एवरेज निकाल लेंगे, यानी 468/8 संख्या है तो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 58.5। देखिए यहाँ पे कटाया कैसे है, तो 4 दूने 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पे 2 8 बचा, 4 7 28, फिर 2 से भाग करेंगे तो 58.5%। 58.5% नहीं होगा, 58.5 सॉरी। और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आप लोग लाइक करते हैं वीडियो को, अगर आप लोग मतलब सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे भी जितना भी इसका जो बचा हुआ जो शिफ्ट है उसका भी मैंने सोल्यूशन करके मैं चैनल पर डाल दूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इसको समझने में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।